हेलो। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का कंप्लीट डिस्कशन हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो उनको हम वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो आज हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, अगर मैं उसको इनहोमोजीनियस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो वह लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन से हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन की ओर रैपिडली क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है या रैपिडली मूव कर जाता है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में भी इनहोमोजीनियस एक्सटर्नल फील्ड के बारे में बताया था कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लेंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है उसको हम हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन बोलते हैं, और जहाँ पे इन फील्ड ऑफ लेंस की डेंसिटी कम होती है उनको हम लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन बोलते हैं, और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे फील्ड में हम जब रखेंगे तो वो मूव कर जाएंगे रैपिडली कहाँ, हाई मैग्नेटिक फील्ड में। इस इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज से कंपेयर करते हुए भी पढ़ सकते हैं। जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स भी मूव करते थे हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन की तरफ, लेकिन वहाँ पे जो अट्रैक्शन था वो एक वीक अट्रैक्शन था, और यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब ये मटेरियल किसी भी फील्ड की प्रेजेंस में नहीं होते हैं या फिर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इनका जो नेट मैग्नेटाइजेशन है वो यहाँ पे जीरो होता है, क्योंकि जो इनके डाइपोल मूवमेंट्स का अलाइनमेंट है वो रैंडम डायरेक्शन में होता है। और जब हम इनको किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच में रखते हैं तो इनके जो डाइपोल मूवमेंट्स है उनका अलाइनमेंट फील्ड की डायरेक्शन में हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो इनका नेट मैग्नेटाइजेशन है वो पैरेलल होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, इसलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है। तो जब ये एक दूसरे के पैरेलल है तो हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई, वो होती है हम यहाँ पे m/h, और उसकी वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव के साथ साथ ये वैल्यू जो है लार्ज भी होती है। यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी है वो लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होती है, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में ये वैल्यू पॉजिटिव के साथ साथ स्मॉल वैल्यू थी, लेकिन ये यहाँ पे लार्ज वैल्यू है। फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि यहाँ पे जब रिलेटिव परमिएबिलिटी वो होता है 1 प्लस काई, और जब हम 1 में किसी लार्ज पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो रिलेटिव परमिएबिलिटी μr होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो जब हम नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि जिस तरह पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, उसी तरह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के पास भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि जो डाईमैग्नेटिज्म का इफेक्ट है, मैंने बताया था कि ये क्या है, यूनिवर्सल इफेक्ट है। तो डाईमैग्नेटिज्म का इफेक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी होता है, लेकिन डाईमैग्नेटिज्म इफेक्ट वीक इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे हमें केवल फेरोमैग्नेटिक इफेक्ट ही ऑब्जर्व हो पाता है। अब ये जो प्रॉपर्टी हमने देखी हैं 6 प्रॉपर्टी, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के समथिंग इक्वल जैसी है, लेकिन जो प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक से अलग करती है वो अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, वो है अपनी 7th प्रॉपर्टी हम देखेंगे यहाँ पे। तो उसको देखने से पहले हम ये मानते हैं कि हमें अगर किसी प्रॉपर्टी की, किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखना है तो हम क्या देखते हैं, उस मटेरियल के अंदर उसके डाइपोल मोमेंट्स का अलाइनमेंट। तो जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, या फिर इसको एक तरह से बोले तो मान लो जूम किया मैंने, तो जूम किया तो मैंने देखा कि इसके किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जो डाइपोल मोमेंट्स का अलाइनमेंट है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है, और पैरेलल के साथ साथ ये किसी एक सेम डायरेक्शन में भी होता है इस तरह से, और इसी पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं डोमेन। और इसी तरह से इस पूरे मटेरियल में बहुत सारे डोमेन बने होते हैं, अलग अलग साइज के बहुत सारे डोमेन जब बने होते हैं तो सभी डोमेन्स में जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर डोमेन में डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन सेम होती है। जैसे मान लो अगर इस डोमेन में डाइपोल मोमेंट्स की जो डायरेक्शन है वो अगर मैं इस तरह से मान लेता हूं, तो मान लो किसी दूसरे डोमेन में हमें इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह भी मिल सकती है। नेक्स्ट हम डोमेन में देखेंगे तो हो सकता है हमें इनमें इस तरह से इसकी डायरेक्शन यहाँ पे मिल जाए, कुछ और देखेंगे तो हो सकता है हमें इसमें कुछ इस तरह से मिल जाए। नेक्स्ट डोमेन हम देखेंगे तो हो सकता है इनमें हमें कुछ इस तरह से भी मिल सकती है इनकी डायरेक्शन, इसमें हो सकता है हमें कुछ इस तरह में मिल सकती है।
तो इस तरह से अगर हम पर्टिकुलर डोमेन की बात करते हैं तो उनमें तो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की एक तरफ ही होती है और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लेकिन जो पूरे मटेरियल है उनमें सभी डोमेन्स की डायरेक्शन अलग अलग होती है। इसलिए एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में इनका जो नेट मैग्नेटाइजेशन है वो इक्वल टू 0 होता है। अब हम जैसे ही इन मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसे ही हमने मान लो इस मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H में रखा, तो ये जो डोमेन्स का जो डाइपोल मोमेंट है या फिर हम बोले तो डोमेन्स की जो मैग्नेटाइजेशन की जो डायरेक्शन है वो इस फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लो ये सभी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरह से इसमें होना स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन हो गया इस मटेरियल का, और इसका जो मैग्नेटाइजेशन वो 0 नहीं होगा और ये पूरा जो मटेरियल है वो एक पूरे डोमेन की तरह ही बिहेव करेगा। और जब हम इस मटेरियल से इस एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव कर लेते हैं, जैसे अब मान लो मैंने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर लिया है, तो क्या होगा, तब भी इसके पास कुछ ना कुछ फाइनाइट मैग्नेटाइजेशन रहेगा। इसका जो डाइपोल मोमेंट्स का अलाइनमेंट है वो कंप्लीटली बैनिश नहीं होगा। तो कंप्लीटली बैनिश नहीं होगा मतलब इसके पास अभी भी कुछ ना कुछ फाइनाइट मैग्नेटाइजेशन है। और मैंने पिछले लेक्चर्स में भी एक बार बता दिया था कि अगर इनके पास कुछ ना कुछ अगर मैग्नेटाइजेशन बचा है तो इसका मतलब है ये भी एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम देखते हैं कि जो ये फाइनाइट मैग्नेटाइजेशन इनके पास बचा है, तो इस फाइनाइट जो मैग्नेटाइजेशन है यहाँ पे फाइनाइट मैग्नेटाइजेशन, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। इसको हम जो फाइनाइट मैग्नेटाइजेशन के पास बचा है, इसको हम फाइनाइट मैग्नेटाइजेशन को हम बोलते हैं यहाँ पे स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। और इसका एक और नाम लेते हैं हम रिमेनेंट मैग्नेटाइजेशन। रिमेनेंट मैग्नेटाइजेशन। और ये जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है या रिमेनेंट मैग्नेटाइजेशन है, ये यहाँ पे फंक्शन होता है टेम्परेचर का। ये एक टेम्परेचर का फंक्शन इस तरह से है कि जैसे मान लो लोएस्ट टेम्परेचर पर जो मैग्नेटाइजेशन है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसका मतलब जब टेम्परेचर की वैल्यू टेंस टू 0 होती है, T टेंस टू 0, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर जो मैग्नेटाइजेशन है वो सबसे अधिक होता है। और जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो मैग्नेटाइजेशन कम होता जाता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर स्लोली डिक्रीज होता जाता है मैग्नेटाइजेशन, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या फिर बोले एक सर्टेन टेम्परेचर से एबव अगर टेम्परेचर हम करते हैं तो जो मैग्नेटाइजेशन है वो कंप्लीटली वैनिश हो जाता है। मतलब अगर हम टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर TC से ज़्यादा कर दें तो यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। मतलब यहाँ पे कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं बचता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम अगर किसी मैग्नेट को टेम्परेचर देते हैं या किसी ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम गर्म करते हैं तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। उसी तरह मतलब ये है उसका एक सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर करने पर उनका मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाता है। तो इस तरह से हम इस 7th पॉइंट को समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर डोमेन होते हैं और डोमेन की एक पर्टिकुलर डोमेन की जो डायरेक्शन है या फिर डोमेन में जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है वो एक्सटर्न किसी भी एक सेम डायरेक्शन में होती है और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ये सभी डोमेन फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद हाई मैग्नेटिक फील्ड पर ये जो है सैचुरेट हो जाता है। मतलब उसके बाद जब हम फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं तो जो मैग्नेटाइजेशन है वो ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है कि उसके बाद मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है। मतलब वो एक सैचुरेट पॉइंट पर पहुंच गया तो वहाँ उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। लेकिन उसके बाद जब हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर लेते हैं तो फिर मैग्नेटाइजेशन स्लोली डिक्रीज होता है और डिक्रीज होता है, लेकिन फिर भी उसके पास कोई ना कोई एक फाइनाइट मैग्नेटाइजेशन बच जाता है और उसी फाइनाइट मैग्नेटाइजेशन को हम यहाँ पर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन या फिर रेमेनेंट मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। और जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है वो यहाँ पे टेम्परेचर का फंक्शन होता है। मतलब जब टेम्परेचर की वैल्यू
कम होती है या फिर T टेंड्स टू 0 होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर जो मैग्नेटाइजेशन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटाइजेशन होता है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं, मैग्नेटाइजेशन स्लोली डिक्रीज करता जाता है और एक सर्टेन टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर करने पर जो मैग्नेटाइजेशन है वो कंप्लीटली वैनिश हो जाता है। तो इस तरह से जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो अगेन क्या हो जाता है, इस उसमें नहीं आता। एक हाई टेम्परेचर पर या फिर बोले तो हाई टेम्परेचर पर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये नहीं है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज्ड है तो दोबारा इसमें डोमेन बन जाते हैं, नहीं, ये डोमेन नहीं बनते हैं, इनका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन जो है हो जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स का। तो जब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से इसमें जो है पैरामैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है। जब पैरामैग्नेट मतलब अब तो हम कह सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब इसमें आ गई तो इसका मतलब हाई टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन लो टेम्परेचर पर जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ये इसमें ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि अब यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कि एट हाई टेम्परेचर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन लो टेम्परेचर पर जो पैरामैग्नेटिक है वो फेरोमैग्नेटिक नहीं बनते हैं। तो ये जो है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में एक बेसिक जो है डिस्कशन हो गया है। अब मैं इसको सीक्वेंस वाइज इसी तरह यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो इसको मैं एक बार लिखता हूँ। मैंने 6 पॉइंट्स को यहाँ पे लिख दिया है, 7th पॉइंट इसके बाद लिखेंगे। पहले यहाँ तक देख लेते हैं हम। द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स स्ट्रांगली अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इफ दीज मटेरियल्स प्लेस्ड इन इनहोमोजेनियस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन दे मूव्स रैपिडली टुवर्ड्स फ्रॉम लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू हाई मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो ये यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो हो गया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। फिर सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि इन दीज मटेरियल्स द मैग्नेटाइजेशन एम इज पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच। तो एम इज पैरेलल टू एच, सेम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह। फिर हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, इन दीज मटेरियल्स एम एंड एच आर इन सेम डायरेक्शन सो देयर रेशो, या फिर हम बोलें तो इनका रेशो क्या होता है यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव। और तो काई इज इक्वल टू एम अपॉन एच इज इक्वल टू पॉजिटिव, एंड क्या होता है एक ये लार्ज वैल्यू होती है। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दीज मटेरियल्स इज वेरी लार्ज। जैसे म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई और म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 यहाँ पे। फिर फिफ्थ पॉइंट देखेंगे कि द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट्स, सेम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह ही। फिर हम देखेंगे सिक्स्थ पॉइंट, वो भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह ही है कि द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ डाईमैग्नेटिज्म बट डाईमैग्नेटिक इफेक्ट इज वेरी वीक इफेक्ट सो बी अब ऑब्जर्व ओनली द फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ तक लिख लीजिए, ये मैं पहले समझा चुका हूँ और हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ से लिख सकते हैं 7th पॉइंट कि इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन इज पैरेलल एंड दिस रीजन इज कॉल्ड डोमेन। और क्या बोलते हैं उस रीजन को, डोमेन। जैसे कि यहाँ पे ये जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन की बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे उनका डाइपोल मोमेंट का अलाइनमेंट किसी एक सेम डायरेक्शन में है और पैरेलल है, इसको हम बोलेंगे डोमेन। और एक मटेरियल में बहुत सारे डोमेन हो सकते हैं और सभी का जो डाइपोल मोमेंट का अलाइनमेंट है वो अलग अलग हो सकता है। मतलब इसका मतलब सभी डोमेन्स का अलाइनमेंट डिफरेंट डायरेक्शन होने की वजह से जो नेट मैग्नेटाइजेशन है वो यहाँ पे 0 होता है। इनिशियली इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दीज डोमेन्स आर रेंडमली अरेंज्ड सो देयर इज नो नेट मैग्नेटाइजेशन। लेकिन जैसे ही हम इन पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं सभी डोमेन मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। ऐसे यहाँ पे लिखा है बट इफ वी प्लेस्ड दीज मटेरियल्स इन एक्सटर्नल फील्ड then remove this external magnetic field then there remains some magnetization. This finite magnetization in
द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन या फिर रेमेनेंट मैग्नेटाइजेशन। और जो द एलिमेंट दैट शो फाइनाइट स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। तो ये जो है, जैसे हम इसको एक बार देखते हैं कि इस रीजन का जो डाइपोल मोमेंट्स का अलाइनमेंट किसी एक डायरेक्शन में, इसका अलग में, इसका अलग में, इसका अलग, तो ऐसे सभी डोमेन्स का डायरेक्शन अलग होने की वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में जो नेट मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो होता है। लेकिन जैसे ही हम इन पर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं फिर रिमूव कर लेते हैं, तब भी इनके पास कुछ फाइनाइट मैग्नेटाइजेशन बच जाता है, और ऐसे ही मटेरियल्स को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, और इसी फिनोमिना को बोला जाता है फेरोमैग्नेटिज्म। जैसे देखो, इफ इनिशियली इफ H इज इक्वल टू 0 देन M इज इक्वल टू 0, एंड इफ H इज नॉट इक्वल टू 0 देन M इज नॉट इक्वल टू 0 ऑल्सो। आफ्टर दिस इफ H इज इक्वल टू 0 देन M इज नॉट इक्वल टू 0, और यही क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो कोई मैग्नेटाइजेशन है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है, ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है। एट वेरी लो टेम्परेचर इफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शोज स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन विच इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब देखते हैं इसमें 8th पॉइंट में ए पॉइंट, द मैग्नेटाइजेशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर दैट इज नियर द एब्सोल्यूट जीरो, T इज टेंस टू 0, मतलब T इक्वल टू 0 केल्विन के जो नियरेस्ट टेम्परेचर होता है उस पर जो मैग्नेटाइजेशन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं मैग्नेटाइजेशन कम होता है, और किसी एक सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर जो मैग्नेटाइजेशन है वो कंप्लीटली बैनिश हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो इस यहाँ पे लिखा है बी पॉइंट, द मैग्नेटाइजेशन स्लोली डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड बियॉन्ड ए सर्टेन temperature it vanishes completely. This temperature is called Curie temperature TC. At T is greater than TC, high temperature की जब हम बात करते हैं तो ferromagnetic substance become paramagnetic, but not all paramagnetic materials are not ferromagnetic at low temperature. इसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर पर सभी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं, लेकिन लो टेम्परेचर पर कोई भी फेरोमैग्नेटिक नहीं बनता है। और यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 9th पॉइंट। तो इस पर आप स्टार लगा लीजिए। तो इस तरह से आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।